एक सर्द सुबह थी। चांद अभी आसमान में ही था जब लाल किले के भीतर महल की दीवारों में हलचल मच गई। महल के सेवक, दरबारी, हकीम और खवास सभी दौड़ते हुए इधर-उधर भाग रहे थे। कारण यह था कि बादशाह अकबर की नींद अचानक एक अजीबोगरीब भयानक सपने से टूटी थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था, आंखों में भय था, होंठ कांप रहे थे। सुबह की नम हवा में भी वह पंखा झलवाने का आदेश दे रहा था। सपने ने उसे पूरी तरह विचलित कर दिया था। बादशाह ने सबसे पहले अपने प्रमुख सलाहकारों को बुलवाया, मंत्री, मौलवी, ज्योतिषी, तांत्रिक और वैद्य। सपना क्या था? बादशाह अकबर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने देखा कि मेरा पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया है। महलों में आग लगी है, प्रजा त्राहि-त्राहि कर रही है। मैं एक वीरान जगह पर अकेला पड़ा हूं, मेरे पास न सेना है, न दौलत, न कोई दरबारी। और सबसे अजीब बात, मैं एक फकीर की तरह भीख मांग रहा हूं। सपना खत्म होते ही अकबर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने सोचा, कहीं यह कोई ईश्वरीय संकेत तो नहीं? दरबार में मंथन और व्याख्या। सुबह होते ही दरबार बुलाया गया। मंत्रीगण और ज्योतिषियों ने अपनी अपनी व्याख्याएं दी। एक ने कहा, हुजूर, यह सपना आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। दूसरे ने कहा, यह आपके पूर्वजों की आत्मा का संदेश है। आपको कोई बड़ा यज्ञ करना चाहिए। किसी ने पूजा पाठ की सलाह दी, किसी ने जमीन दान की, तो किसी ने सोने के हाथी बनवाने को कहा। लेकिन अकबर का चेहरा बुझा हुआ था। उन्हें किसी भी सलाह में सच्चाई की झलक नहीं दिख रही थी। बीरबल की दरबार में एंट्री। और तभी दरबार में बीरबल का प्रवेश हुआ। बीरबल धीरे धीरे मुस्कराते हुए सिंहासन के पास पहुंचे और बोले, मुझे खबर मिली है कि हुजूर को एक सपना आया है। क्या मैं जान सकता हूं वह सपना क्या था? अकबर ने गहरी सांस लेकर पूरा सपना फिर से बताया। बीरबल ने सब सुना, फिर मुस्कराए और बोले, हुजूर, यह कोई बुरा सपना नहीं है। यह तो सबसे शुभ सपना है जो किसी बादशाह को आ सकता है। अकबर चौंक कर बोले, क्या? एक बादशाह को भीख मांगते हुए देखना शुभ कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, आप पृथ्वी के सबसे महान सम्राट हैं। अगर आपकी किस्मत में भी यह लिखा है कि आप भी एक दिन फकीर बन सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य इतना बड़ा है कि आप हर भूमिका में महान होंगे। एक राजा के रूप में आप न्यायप्रिय हैं, और अगर कभी फकीर भी बने तो दुनिया आपको श्रद्धा से देखेगी। यह सपना आपको विनम्रता और सहानुभूति की याद दिलाने आया है। अकबर का दूसरा प्रश्न, क्या यह केवल सपना था या भविष्य? अकबर ने पूछा। बीरबल, लेकिन मुझे अब भी डर है, क्या यह सिर्फ एक सपना था या भविष्य की कोई झलक? बीरबल कुछ देर सोचकर बोले, हुजूर, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस सपने की वास्तविकता और इसके पीछे छिपा सत्य आपको एक योजना के जरिए दिखा सकता हूं। अकबर ने तुरंत सहमति दी। बीरबल की योजना, एक जीवन परीक्षण। बीरबल ने आदेश दिया कि अगले 7 दिन के लिए अकबर को एक आम इंसान की तरह जीवन जीने की अनुमति दी जाए। कोई दरबारी, कोई पहचान, कोई राजसी सुविधा नहीं। बस एक फकीर का वेश और दिल्ली से बाहर एक गांव में। अकबर पहले हिचकिचाए, पर फिर मान गभीक का अनुभव, राजा का हृदय परिवर्तन। अकबर ने वेश बदला, एक फकीर का चोला, हाथ में कमंडल और सिर पर सफेद साफा। बीरबल ने उनके साथ 2 गुप्त सिपाही तैनात किए ताकि सुरक्षा बनी रहे। अकबर गांव-गांव घूमे। पहले दिन किसी ने उन्हें खाना दिया, किसी ने तिरस्कार किया। दूसरे दिन बारिश में भीगते रहे। तीसरे दिन उन्हें एक किसान के घर रोटी मिली, पर बदले में बहुत अपमान भी सहना पड़ा। उनका आत्मविश्वास डगमगाया। उन्होंने देखा कि आम आदमी की जिंदगी कितनी कठिन है, जहां सम्मान मुफ्त नहीं मिलता और भूख सबसे बड़ा दुश्मन है।
सातवें दिन बीरबल का संदेश। सातवें दिन अकबर वापस महल लौटे। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारा धन्यवाद। मैं समझ गया हूं कि वह सपना महज डर नहीं था, बल्कि मेरी प्रजा की पीड़ा को महसूस करने का निमंत्रण था। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, एक अच्छा शासक वही है जो कभी फकीरी की नजर से भी दुनिया को देख ले। परिणाम एक नया आदेश। अकबर ने उस दिन से नया फरमान जारी किया। हर महीने एक दिन राजा खुद वेश बदलकर जनता के बीच जाएगा। 2. प्रजा की शिकायतें सीधे राजा तक पहुंचाई जाएंगी। 3. गरीबों और किसानों के लिए एक नई न्याय योजना लागू की जाएगी। 4. सपनों को डर नहीं, सीख मानकर देखना चाहिए। समापन। जब बीरबल ने सपना बदल दिया। कुछ महीनों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर दोबारा मुझे वैसा ही सपना आए तो? बीरबल बोले, अब वो सपना दोबारा नहीं आएगा हुजूर, क्योंकि आप जाग चुके हैं। सपनों से नहीं, अपने कर्मों से इतिहास बदला जाता है। एक सच्चा राजा वही है जो अपने सपनों से डरने की बजाय प्रजा के दुख को अपना मानकर हल ढूंढे। बीरबल ने न सिर्फ सपना समझा, बल्कि उसे सीख में बदल दिया। भूमिका। जब दरबार में उठ खड़ा हुआ एक भावनात्मक विवाद। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। दूर-दराज से लोग अपनी शिकायतें लेकर आते और उन्हें त्वरित व निष्पक्ष न्याय मिलता। एक दिन जब दरबार चल रहा था, 2 ग्रामीण दरवाजे से अंदर आए। उनके साथ एक छोटा बालक था, जिसकी उम्र मुश्किल से 4 या 5 वर्ष होगी। एक व्यक्ति लगभग 40 वर्ष का था, लंबा, गठीला और तेज आवाज वाला। दूसरा व्यक्ति दुबला, शांत और शांतिपूर्ण चेहरा लिए खड़ा था। दोनों ही उस बालक को गोद में लेने की कोशिश कर रहे थे और बच्चा डरा सहमा चुपचाप खड़ा था। अकबर ने नाराज होकर पूछा, दरबार में यह हंगामा क्यों हो रहा है? पहला व्यक्ति आगे आया और बोला, जहांपनाह, यह बच्चा मेरा है। यह मेरी बीवी के गर्भ से जन्मा था। उसकी मौत के बाद मैं इसे अकेला पाल रहा था। कुछ दिन पहले यह खो गया और अब यह आदमी झूठा दावा कर रहा है कि यह उसका बेटा है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं हुजूर, यह बच्चा मेरा बेटा है। मेरी पत्नी की मृत्यु के समय यह मुझे सौंपा गया था। तब से मैं ही इसका पालन कर रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले यह गुम हो गया। अब मुझे फिर से मिल गया है, पर यह व्यक्ति इसे हड़पना चाहता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मामला गंभीर था, एक मासूम बालक की जिंदगी दांव पर थी। अकबर ने कहा, यह कोई साधारण फैसला नहीं है। इसका निर्णय सोच समझकर ही लिया जा सकता है। और फिर आदेश दिया गया, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल का आगमन बुद्धि और भाव की परीक्षा। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो उन्होंने पूरी बात सुनी। उन्होंने दोनों व्यक्तियों से उनके नाम, गांव और पारिवारिक जानकारी ली। दोनों के जवाब इतने सटीक और आत्मविश्वास से भरे थे कि कोई स्पष्ट झूठ नहीं पकड़ा जा सका। बीरबल ने बच्चे से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वह सहमा हुआ था। शायद लंबे समय से उसे किसी ने प्यार से गोद में नहीं लिया था। उसका मन भी अब तक भटका हुआ था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, सच्चाई तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, परीक्षा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। पहली परीक्षा, भावनात्मक व्यवहार की परीक्षा। बीरबल ने दोनों पुरुषों से कहा कि वे एक दिन के लिए दरबार में ही रुकें। दोनों को अलग अलग स्थानों पर रहने की जगह दी गई और बच्चा दोनों से अलग रहा। पहले दिन बीरबल ने उन्हें अलग अलग उस बालक के साथ बैठने का मौका दिया। पहला व्यक्ति जब बच्चे के पास गया तो उसने उसे गोद में उठाया, रोटियां दी और बालक से जोर जोर से बोला, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे साथ ही रहेगा, समझा? बालक भयभीत हो गया
और पीछे हट गया। दूसरे व्यक्ति ने बच्चे के पास जाकर कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उसे देखा, थोड़ा मुस्कराया और अपनी गोदी में बैठाया। उसने धीरे धीरे बालक का हाथ सहलाया। बालक ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। बीरबल ने यह सब देखा, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं दिख रहा था पहले व्यक्ति से। दूसरी परीक्षा, स्मृति की गहराई। बीरबल ने अगले दिन बालक के सामने कुछ खिलौने और कपड़े रखवाए, पुराने प्रकार के, जो किसी विशेष परिवार की पहचान होते थे। बच्चा चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन जब एक लाल रंग की छोटी कमीज निकाली गई, वह दौड़कर उसके पास गया और उसे छाती से लगा लिया। बीरबल ने पूछा, तुम्हें यह पसंद है? बालक बोला, ये मेरी अम्मा ने दी थी। यह पहली बार था कि उसने कुछ बोला। बीरबल ने दोनों पुरुषों से पूछा, यह कमीज किसकी है? पहले व्यक्ति ने कहा, हमारे गांव की पोशाक है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह मेरी पत्नी ने बनाई थी। बालक जब 2 वर्ष का था तभी वह पहनता था। अब बीरबल को एक और संकेत मिल गया। तीसरी परीक्षा, सबसे कठिन निर्णय। बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा की, दोनों व्यक्तियों की दावेदारी न्याय संगत लगती है और बच्चा बहुत छोटा है। इसका सही पिता कौन है, यह निश्चित करना कठिन है। इसलिए अब हम न्याय की एक अंतिम परीक्षा करेंगे। बीरबल ने 2 सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, शे को बीच में लाओ और तलवार लाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, जब यह तय नहीं हो सकता कि बच्चा किसका है, तो हम बच्चे को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, आधा एक को, आधा दूसरे को। बच्चा डर के मारे रोने लगा। तभी दूसरा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं झूठा हूं। यह बच्चा मेरा नहीं है। इसे इस व्यक्ति को दे दीजिए। बस इसे मत मारिए। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने सिपाहियों को तलवार वापस रखने को कहा और धीरे से बोले, हुजूर, यही है सच्चा पिता। अंतिम निर्णय, भावनाओं की जीत। बीरबल बोले, सच्चा पिता कभी भी अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालेगा। वह अपने अधिकार का त्याग कर देगा, पर अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकता। यही सच्ची पहचान है, ममता की पहचान। अकबर ने उस व्यक्ति को गले लगाया और बच्चे को सौंप दिया। दूसरे व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया, बल्कि उसे समझाया गया। झूठ बोलकर किसी की संतान छीनना, स्वयं के जीवन को अंधकार में ले जाना है। समापन, न्याय का आदर्श उदाहरण। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक मासूम की जिंदगी बचाई और एक भावुक पिता को उसका बेटा लौटाया। दरबार में तालियों की गूंज हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा दरबार एक अधूरी किताब जैसा है, जिसके पन्ने हैं पर बुद्धि की रोशनी नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां सच्चाई की परख दिल से हो, वहां न्याय अपने आप प्रकट होता है। सच्चा प्यार अधिकार में नहीं, त्याग में होता है। न्याय केवल कानून से नहीं, मानवता से भी किया जाता है। बुद्धि और संवेदना जब मिल जाए, तो बीरबल जैसा समाधान जन्म लेता है। बहुत अच्छी पसंद। अब मैं प्रस्तुत करता हूं खाली घोड़ा, समझदारी की परीक्षा, भाग 1। सम्राट अकबर की चिंता। मुगल सम्राट अकबर इन दिनों कुछ परेशान थे। उन्होंने हाल ही में कई नए घोड़े खरीदे थे, जिन्हें खास रूप से राजस्थान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से मंगाया गया था। हर घोड़ा कीमती था, ताकतवर, सुंदर, तेज और आज्ञाकारी। पर एक घोड़े ने सम्राट की नींद उड़ा दी थी। वह घोड़ा था खाली। खाली इसलिए क्योंकि वह कुछ करता नहीं था, न दौड़ता, न किसी की सवारी करता, न किसी आदेश पर प्रतिक्रिया देता। वह न तो बीमार था, न घायल, फिर भी हर समय खड़ा या बैठा रहता। अकबर हैरान थे। उन्होंने एक दिन दरबार में घोषणा की,
जो कोई भी यह पता लगाएगा कि यह घोड़ा आखिर क्यों कुछ नहीं करता और उसे सक्रिय बना देगा, उसे 1000 अशर्फियों का इनाम मिलेगा। एक एक कर सभी मंत्री, हकीम, घुड़सवार और सेना अधिकारी घोड़े को देखने गए। उन्होंने दवाएं दी, घोड़े की टांगें दबाईं, उसे चाबुक से उकसाया, गाजर और सेब तक दिए, लेकिन घोड़ा जस का तस। भाग 2, बीरबल का आगमन। जब सब असफल हो गए, तब सम्राट ने कहा, अब यह मामला बीरबल के सामने रखा जाए। अगर वो भी इसका हल नहीं निकाल सके, तो मान लेंगे कि यह घोड़ा वाकई निकम्मा है। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, मुझे एक दिन का समय दीजिए और घोड़े के साथ कुछ देर अकेले रहने दीजिए। सम्राट ने अनुमति दी। बीरबल ने घोड़े को कुछ समय तक ध्यान से देखा। उसने ना घास खाई, ना पानी पिया। फिर बीरबल ने एक खास हरकत की, वो घोड़े के कान में कुछ फुसफुसाया और वहां से चला गया। अगली सुबह घोड़ा खड़ा था, एकदम चौकस, उसकी आंखों में चपलता थी, और जैसे ही एक सिपाही पास आया, वो दौड़ पड़ा। पूरे दरबार में शोर मच गया। हर कोई हैरान। अकबर ने कहा, बीरबल, यह चमत्कार कैसे हुआ? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मैंने घोड़े के कान में सिर्फ एक बात कही थी, अगर तू कल तक ठीक नहीं हुआ तो तुझे कसाई के हवाले कर दूंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। भाग 3, असली घोड़े की पहचान, एक नई परीक्षा। कुछ ही सप्ताह बीते थे कि दरबार में एक नया विवाद उठा। राजस्थान के एक प्रसिद्ध राजा ने अकबर को तोहफे में 3 घोड़े भेजे। तीनों बहुत सुंदर, मजबूत और ऊंची नस्ल के थे। लेकिन साथ में एक पत्र भी आया। इन तीनों में से केवल एक घोड़ा असली नस्ल का है, बाकी 2 धोखा हैं। अगर आप में समझदारी है तो असली की पहचान करें। यह एक चुनौती थी, सम्राट के विवेक और दरबार की बुद्धिमत्ता की परीक्षा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और घोड़े दिखाए। भाग 4, बीरबल की जांच, 3 घोड़े, एक रहस्य। बीरबल ने तीनों घोड़ों को ध्यान से देखा। रंग, कदकाठी, चाल, वजन, सब कुछ लगभग समान था। पर बीरबल ने कोई सवाल नहीं पूछा। फिर उसने तीनों घोड़ों को एक मैदान में खुला छोड़ दिया और उनके पीछे पीछे गया। कुछ देर तक वे आपस में घुलते मिलते रहे। अचानक बीरबल ने अपने सेवक से कहा, एक मशहूर घोड़े वाला छोटा दर्पण और कांच का टुकड़ा लाओ। सभी दरबारी हैरान। बीरबल ने कांच को जमीन पर इस प्रकार रखा कि सूरज की किरणें उस पर पड़कर घोड़ों की आंखों में चमक जाए। 2 घोड़े घबरा गए, वे इधर-उधर भागने लगे, जबकि एक घोड़ा स्थिर खड़ा रहा। बीरबल बोला, यह असली घोड़ा है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, असली नस्ल का घोड़ा धैर्य और आत्मविश्वास से भरपूर होता है। वह चमक और डर से नहीं भागता, जबकि नकली नस्ल के घोड़े भयभीत हो जाते हैं। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। भाग 5, खाली घोड़े का रहस्य। सम्राट अकबर के मन में एक प्रश्न अब भी बाकी था। बीरबल, पर वो पहला घोड़ा, वो क्या सच में समझ गया था कि कसाई के हवाले किया जाएगा? बीरबल मुस्कराए और बोले, घोड़े जानवर जरूर हैं, पर उनमें संवेदनाएं होती हैं। मैं 3 घंटे तक उसके पास रहा, कोई हिंसा नहीं की। मैंने उसे प्यार से देखा, धीरे धीरे बातें की और आखिर में डर दिखाया। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था, डर ने उसे हरकत में ला दिया। जो व्यक्ति या जानवर समझ सकता है, वही प्रतिक्रिया देता है। उसी में उम्मीद होती है। अकबर चुपचाप मुस्कराए। भाग 6, शिक्षा और अंत। इस कहानी से दरबार को बहुत कुछ सीखने को मिला। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसकी प्रकृति को समझना जरूरी है। डर, प्रेम और बुद्धि,
ये तीनों मिलकर सबसे जटिल परिस्थिति को सुलझा सकते हैं। हर निर्णय की परीक्षा व्यवहार और प्रतिक्रिया के आधार पर करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल को स्वर्ण मुद्रा, रत्न और एक सफेद घोड़ा इनाम में दिया। शिक्षा। समझदारी केवल पढ़ाई से नहीं, अनुभव, धैर्य और मनोविज्ञान से आती है। बीरबल हर बार यही सिखाते हैं। हर घोड़ा खड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति बोलता नहीं, लेकिन हर स्थिति को समझने की कला वही राजा बनाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं इसी शैली में और भी कहानियां बना सकता हूं। बीरबल और बिन बोलने वाली मूर्ति। बीरबल की शादी की इच्छा, 3 मूर्खों का मुकाबला। बताइए, अगली कहानी कौन सी सुननी है? बिल्कुल। अब प्रस्तुत है पूरी कहानी। बीरबल और 3 मूर्ख। भूमिका। जब अकबर हुआ परेशान मूर्खता से। मुगल दरबार में उस दिन अजीब शांति थी। बादशाह अकबर कुछ सोच में डूबे हुए थे। कई दिन से वे प्रजा और अधिकारियों की बातों को सुनते सुनते थक चुके थे। कभी कोई मंत्री अजीब सुझाव देता, कभी कोई सेनापति बेवजह डर फैलाता। अकबर ने अचानक कहा, क्या यह संभव है कि हमारी प्रजा में मूर्खों की संख्या बढ़ती जा रही है? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, मूर्ख हर जगह होते हैं, दरबार में भी, गलियों में भी, बाजार में भी। अकबर बोले, अच्छा, तो मुझे 3 सबसे बड़े मूर्ख लाकर दिखाओ, और अगर तुम यह नहीं कर सके तो तुम्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल बोले, हुजूर, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं 3 ऐसे मूर्ख ढूंढ लाऊं जिनकी मूर्खता देखने योग्य हो। पहला दिन। पहला मूर्ख, किसान और ऊंट का किस्सा। बीरबल सुबह सुबह शहर के बाहर निकले। वहां एक आदमी ऊंट को रस्सी से बांधे खड़ा था, लेकिन ऊंट जमीन पर बैठा था और हिल नहीं रहा था। बीरबल पास गए और बोले, भाई, क्या हुआ? ऊंट क्यों नहीं चल रहा? किसान ने जवाब दिया, हुजूर, यह ऊंट मेरी बात नहीं मान रहा। इसे उठाना है, लेकिन मैंने इसे बैठने के लिए 2 दिन पहले ही कहा था। अब ये उठ ही नहीं रहा। बीरबल ने हैरानी से पूछा, तुमने 2 दिन पहले बैठने को कहा और अब उठने के लिए कह रहे हो? किसान बोला, जी, पहले तो बैठा नहीं था, अब बैठा है तो उठता नहीं। अब मैं सोच रहा हूं इसे समझाने के लिए मुनादी करवाऊं। बीरबल मुस्कराए। यह निश्चित रूप से पहला मूर्ख था। दूसरा दिन। दूसरा मूर्ख, व्यापारी और गधा का सौदा। बीरबल अब बाजार की ओर चले। वहां एक भीड़ जमा थी। एक व्यापारी एक गधे को बेचने की कोशिश कर रहा था। वह कह रहा था, यह गधा खास नस्ल का है। यह दिन में 4 घंटे सोता है, 5 घंटे सोचता है और बाकी समय आसमान देखता है। बीरबल पास गए और बोले, भाई, यह गधा आसमान क्यों देखता है? व्यापारी बोला, हुजूर, इसे पक्षियों से बात करनी आती है। यह गधा उड़ने वाला है, बस पंख निकलने बाकी हैं। बीरबल ने देखा, कुछ लोग वास्तव में यह गधा खरीदने को तैयार थे। बीरबल ने पूछा, और इसकी कीमत? व्यापारी गर्व से बोला, सिर्फ 500 अशर्फिया। लेकिन आज छूट है, सिर्फ 200 में दे दूंगा। बीरबल को यकीन हो गया, यह आदमी निश्चित रूप से दूसरा मूर्ख है, और जो इसे खरीद रहे थे वे शायद उससे भी बड़े। तीसरा दिन। तीसरा मूर्ख, साधु और अमरता का रहस्य। अब बीरबल तीसरे दिन दरगाह की ओर गए। वहां एक साधु बैठा था, जिसके सामने बड़ी भीड़ थी। वह कह रहा था, जो मेरी बताई विधि अपनाएगा उसे मौत कभी नहीं छुएगी, अमर हो जाएगा। बीरबल पास गए और पूछा, बाबा, आप अमर हो? साधु बोला, हां, मुझे पिछले 50 वर्षों में कोई बीमारी नहीं हुई। बीरबल ने फिर पूछा, फिर आपके दांत क्यों टूटे?
बाल क्यों झड़ गए और हाथ क्यों कांपते हैं? साधु बोला, वो तो शरीर की बात है, आत्मा अमर है। बीरबल मुस्कराए और बोले, आप तो महान मूर्ख हैं, जो खुद भी अमर नहीं, दूसरों को अमर बना रहे हैं। साधु भड़क उठा, लेकिन जनता समझ चुकी थी, यह मूर्खता की हद है। दरबार में वापसी, मूर्खों का प्रदर्शन। 3 दिन बाद बीरबल तीनों को लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने एक एक कर सबका परिचय कराया। एक पहला मूर्ख, जिसने ऊंट को 2 दिन पहले बैठने का आदेश दिया और अब उसे नहीं उठा पा रहा। 2 दूसरा मूर्ख, जो गधे को आसमान देखने वाला, उड़ने वाला बता रहा है। 3 तीसरा मूर्ख, जो खुद बुढ़ापे में हाफ रहा है, फिर भी दूसरों को अमरता बांटने का दावा करता है। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर का अंतिम प्रश्न, चौथा मूर्ख कौन? अकबर ने फिर पूछा। बीरबल, तुम्हारी सूची में 3 मूर्ख तो आ गए, पर मुझे लगता है एक और भी है। बीरबल बोले, जी हुजूर, वह मैं खुद हूं, क्योंकि मैं ही इन मूर्खों को पकड़कर दरबार में लाया हूं। अकबर मुस्कराए, फिर बोले, नहीं बीरबल, तुम चौथे नहीं, लेकिन जिसने तुमसे यह चुनौती मांगी, शायद वह भी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। एक मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती, वह हर वर्ग, हर स्थान, हर रूप में मिलती है। 2 बुद्धिमानी केवल पढ़े लिखे होने से नहीं आती, बल्कि व्यवहार, विवेक और व्यंग्य की समझ से आती है। 3 हास्य के जरिए गंभीर सत्य भी कहे जा सकते हैं, जैसे बीरबल ने किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो आप चाहें तो अगली कहानी बताएं, जैसे बीरबल और सूखे का हल, अकबर का सपना और बीरबल का हल, बीरबल ने की चोरी की जांच, 3 चालाक ठग और बीरबल का न्याय। कहिए, कौन सी सुने? भाग 1, भूखा ब्राह्मण और न्याय की आस। बहुत समय पहले की बात है। अकबर का दरबार वैभव और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ था, मगर राजधानी आगरा के एक कोने में एक गरीब ब्राह्मण अपने छोटे से झोपड़े में बड़ी कठिनाइयों में जीवन बिता रहा था। वह ब्राह्मण ईमानदार, शांत और विद्वान था। लोगों के यज्ञ, पूजा, संस्कार कराकर जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी से अपने परिवार का पालन करता। परंतु अब कई महीने से कोई यज्ञ, कोई कार्य नहीं था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे भूख से रोते थे। अंततः एक दिन वह अपने आत्मसम्मान को त्याग कर राजमहल के सामने जा पहुंचा। मुझे न्याय चाहिए। भूखा हूं, पर चोरी नहीं की। उसके ये शब्द महल की दीवारों से टकराए। भाग 2, रसोई की गंध और एक दिन की आशा। ब्राह्मण सम्राट अकबर के महल के पीछे बने भव्य राजभोजनालय के पास बैठा था। वहां से रोज बेमिसाल व्यंजनों की गंध आती। उस दिन बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, मैं खाना नहीं मांगता, सिर्फ उसकी सुगंध से तृप्त हो जाऊं। वह कई मिनट तक आंखें बंद कर, हाथ जोड़कर बैठा रहा, गंध को अनुभव करता रहा, जैसे किसी अनदेखे भोज में भाग ले रहा हो। इतने में रसोई का प्रमुख रसोइया भड़क उठा। तू चोरी कर रहा है, गंध चुराकर पेट भर रहा है। ब्राह्मण ने कहा, मैंने तो सिर्फ हवा सूंघी है। रसोइया कहने लगा, अगर खाने का स्वाद चोरी माना जाता है, तो उसकी सुगंध भी। चल, राज दरबार चल, वहां फैसला होगा। भाग 3, दरबार में विवाद, गंध की चोरी। अकबर के सामने मामला पहुंचा। रसोइया बोला, जहांपनाह, इस ब्राह्मण ने मेरे बनाए व्यंजनों की सुगंध से पेट भरा है, यह चोरी है। ब्राह्मण ने झुककर कहा, महाराज, मैंने किसी चीज को छुआ तक नहीं। क्या हवा सूंघना भी अपराध है? दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, पर अकबर ने गंभीरता बनाए रखी। उन्होंने कहा, यह विचित्र मामला है। मैं चाहता हूं कि बीरबल इसका न्याय करे। भाग 4,
बीरबल का आगमन न्याय की परीक्षा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुमने सच में केवल सुगंध का अनुभव किया? ब्राह्मण ने सिर झुका दिया। हाँ सरकार, मेरी आत्मा को संतोष मिला, पर शरीर को नहीं। बीरबल ने रसोइये से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए इस चोरी के बदले? रसोइया बोला, जो खाना उसने सूंघा उसका मूल्य। बीरबल मुस्कराए, बहुत अच्छा, अब मैं मूल्य अदा करता हूं। उन्होंने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, उन्हें अपने हाथ में रखा और झंझना कर गिरा दिया। आवाज पूरे दरबार में गूंजी। बीरबल बोले, लीजिए, आपने खाने की गंध दी और हमने सिक्कों की आवाज दी। अब न्याय पूरा हुआ। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रसोइया चुप हो गया। भाग 5 अकबर की प्रतिक्रिया और राजाज्ञा। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज सुगंध और आवाज दोनों का मोल तय कर दिया। उन्होंने रसोइये को डांटा। जिस राज्य का रसोइया गरीब की भूख को मजाक बना दे, वह महान नहीं रह सकता। अकबर ने ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम हमें छोड़कर किसी और राज्य जाना चाहोगे? ब्राह्मण ने कहा, जहां न्याय है वहीं मेरा धर्म है। अब मैं यहीं रहना चाहूंगा। अकबर ने उसी समय आदेश दिया, इस ब्राह्मण को राजभोजनालय से रोज एक थाली भेजी जाए और उसके बच्चों की शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। भाग 6 जीवन की नई दिशा। अब ब्राह्मण का परिवार भूख से मुक्त था। उसके बच्चे पढ़ने लगे और वह स्वयं भी मंदिर और विद्यालयों में सेवा देने लगा। उसकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ी। एक दिन उसने बीरबल से पूछा, आपने मेरा पक्ष क्यों लिया? एक गरीब की गंध का मूल्य क्या था आपके लिए? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, ब्राह्मण, गरीब की गंध और अमीर की गूंगी आवाज में फर्क होता है। न्याय वह होता है जो हंसी के साथ सीख भी दे। भाग 7 कहानी का असर प्रजा में चर्चा। यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। बच्चे, व्यापारी, शिक्षक, भिक्षुक सभी इस प्रसंग को सुनाते और हंसते हंसते सीखते। कहते हैं, इस घटना के बाद अकबर ने आदेश दिया था कि कोई भी भिखारी यदि भूख से मरे तो वह राज्य की असफलता मानी जाएगी। बीरबल को सम्मानित किया गया और राज्य भर में गंध का न्याय कहकर यह प्रसंग लोककथाओं में शामिल हो गया। सीखें और संदेश। एक अन्याय केवल बड़ी घटनाओं में नहीं, छोटी बातों में भी दिखता है। 2 गरीब की इज्जत करना एक राजा का पहला कर्तव्य होता है। 3 व्यंग्य में भी विवेक छुपा होता है, जैसे बीरबल ने सिक्कों की आवाज से न्याय किया। 4 सुगंध और विचार मुफ्त होते हैं, लेकिन उनका मूल्य समाज में अलग अलग तरीके से आका जाता है। 5 जो शब्दों में न्याय करता है वो तलवार से भी बड़ा होता है। अंतिम पंक्तियां। जहां भूख को समझा जाए और सम्मान को सहेजा जाए, वहीं धर्म है, वहीं राष्ट्र है। और जहां बीरबल जैसे न्यायाधीश हों, वहां जनता कभी अंधेरे में नहीं रहती। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो बताइए। अगली कहानी कौन सी सुनना चाहें? 1 बीरबल और चोरी की मूर्ति। 2 बीरबल और जादुई पेड़। 3 बीरबल और चतुर बंजारा। 4 बीरबल की न्याय सभा में 3 धोखेबाज। मैं अगली भी इसी शैली में सुनाने को तैयार हूं। भूमिका। जब अकबर खुद को सबसे बड़ा समझने लगे। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर अपने शासन के शीर्ष पर थे। उनका राज्य फैला हुआ था, सेना अजेय थी और दरबार में विद्वानों की भरमार थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, अकबर के भीतर एक अहंकार पनपने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि जो कुछ भी होता है उनके आदेश से होता है। वो मानने लगे कि राज्य की उन्नति और प्रजा की खुशी सिर्फ उनके कारण है। इसी घमंड में एक दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, मेरा राज्य इसीलिए सफल है क्योंकि मैं इसमें हूं।
अगर मैं न रहूं तो यह राज्य बिखर जाएगा। दरबारियों ने वाह वाह की, पर बीरबल मुस्कराया, कुछ कहना चाह रहा था पर चुप रहा। दरबार में चुनौती। बीरबल की चुप्पी से अकबर चौंके। अकबर ने देखा कि सारे मंत्री उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन बीरबल शांत था। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम नहीं मानते कि मेरा ही होना इस राज्य की सफलता का कारण है? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, राजा तो सूर्य की तरह होता है, लेकिन कभी कभी सूर्य पर बादल भी आ सकते हैं। असली ताकत धरती की भी होती है। अकबर नाराज हो गए। बोले, क्या तुम कह रहे हो कि मेरे बिना भी यह राज्य चल सकता है? बीरबल ने कहा, अगर आप कहें तो हम यह प्रयोग करके देख सकते हैं। अकबर बोले, ठीक है, मैं 3 दिन के लिए राज्य छोड़कर जाता हूं। देखना है क्या होता है। अकबर को देश निकाला बीरबल की योजना। बीरबल ने हंसकर कहा, आप स्वयं कह रहे हैं तो हम इसे देश निकाला मानकर व्यवहार करेंगे। आप 3 दिन तक इस राज्य की सीमा में नहीं रहेंगे। बीरबल ने आदेश जारी किया। अकबर को राजमहल छोड़ना होगा। वे कोई आदेश नहीं दे सकेंगे। उनका रहन-सहन एक आम आदमी जैसा होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और उसी शाम वे दरबार छोड़कर एक छोटा सा गांव राजगढ़ की ओर निकल गए, सामान्य वस्त्रों में, बिना किसी पहचान के। अकबर का अनुभव, जब बादशाह बना आम आदमी। राजगढ़ गांव में अकबर को कोई पहचानता नहीं था। वे वहां के एक वृद्ध किसान हरिराम के घर रुके। हरिराम ने सोचा, कोई दूर का मुसाफिर है। उसने उन्हें पानी दिया, थोड़ी खिचड़ी खिलाई और कहा, राजा कुछ भी करे, हमें तो खेत ही जोतने हैं साहब। अकबर चौंके। राजा क्या करे मतलब? क्या तुम राजा को नहीं मानते? हरिराम हंसा। हमारी जमीन कभी बाढ़ में बह जाती है, कभी सूखा पड़ता है। राजा हो या न हो, हम तो मेहनत करते हैं। राजा आते जाते रहते हैं। अकबर को पहली बार ऐसा लगा कि शायद बीरबल सही कह रहा था। गांव की चौपाल पर अकबर का अपमान। अगले दिन गांव की चौपाल पर अकबर गया। वहां कुछ लोग बैठे बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। एक बुजुर्ग बोला, आजकल दरबार में सच्चाई की कद्र है। बीरबल ने राजा को भी सिखा दिया कि प्रजा सबसे बड़ी होती है। अकबर बोला, लेकिन अगर राजा न हो तो राज्य बिखर जाएगा। एक युवक बोला, राजा तब ही राजा होता है जब वो प्रजा के दुख को समझे। अगर वो बस सिंहासन पर बैठा हो और सोचे कि वो ही सब कुछ है, तो उसे थोड़ा भ्रम है। अकबर का मस्तक झुक गया। ये वही बातें थीं जो बीरबल ने कही थीं। बीरबल की नई नीति, प्रजा दरबार। राजधानी में बीरबल ने प्रजा दरबार शुरू किया। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के दरबार में आकर अपने विचार रख सकता था। वहां किसानों की समस्याएं सुनी गईं। व्यापारियों की शिकायतें हल हुईं। सैनिकों की स्थिति में सुधार हुआ। बिना किसी राजा के भी राज्य सुचारू रूप से चल रहा था। बीरबल ने एक दिन कहा, जब राजा नम्र हो तो राज्य स्थिर होता है। जब वह घमंडी हो तो राज्य डगमगाता है। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। 3 दिन बाद अकबर की वापसी। 3 दिन बीत गए। अकबर वापस राजधानी पहुंचे। वे चुपचाप महल में पहुंचे और दरबार में आए। सबने उनका स्वागत किया, लेकिन बीरबल ने एक खाली सिंहासन के पास उन्हें रोका। बीरबल बोले, यह वही सिंहासन है जिस पर वह बैठे जो प्रजा को सबसे ऊपर माने। अकबर ने चुपचाप सिर झुकाया और बोले, बीरबल, मैं समझ गया हूं। मैं राजा हूं, पर राज्य मेरा नहीं, प्रजा का है। बीरबल ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया और कहा, अब आप फिर से हमारे राजा हैं, एक बदले हुए राजा।
अंतिम निर्णय और सीख। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। उन्होंने राज्य भर में संदेश भिजवाया। अब से राजा भी प्रजा की तरह उत्तरदायी होगा। हर महीने जन दिवस होगा, जब कोई भी दरबार में आकर राजा से प्रश्न कर सकेगा। शिक्षा। एक अहंकार का पतन तय है, चाहे वह किसी भी सिंहासन पर हो। 2 प्रजा ही राज्य की आत्मा होती है, राजा उसका सेवक है, स्वामी नहीं। 3 सच्चा मित्र वही होता है जो तुम्हें सच्चाई दिखाए, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो। 4 बीरबल की चतुराई केवल हंसी में नहीं थी, बल्कि वह शासन की आत्मा को भी समझते थे। अंतिम संवाद। अकबर बीरबल से। तुमने मेरा अहंकार तोड़ा और मुझे सच्चा राजा बनाया। बीरबल। जहांपनाह, आप सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन राज्य प्रजा के कंधों पर चलता है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए। अगली कौन सी सुननी है? बीरबल की विदाई, दरबार में 3 अपराधी, बीरबल और नकली न्याय जैसी कहानियां भी हैं। मैं तुरंत सुना सकता हूं। एक दिन सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी, अमीर, वजीर और कवि मौजूद थे। गर्मी का मौसम था, लेकिन बहसों की गर्मी उससे कहीं तेज थी। विषय था झूठ। अकबर ने कहा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या फैला है? किसी ने कहा धन, किसी ने कहा भूख, तो किसी ने कहा युद्ध। तभी बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, सबसे ज्यादा झूठ फैला है, बस लोग मानते नहीं। सारी सभा सन्न रह गई। इतने गंभीर विषय पर हंसते हुए बोलना किसी को गवारा न था। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो एक प्रतियोगिता करते हैं। उन्होंने आदेश निकाला। राज्य के हर कोने से लोग आएं और अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ सुनाएं। जिसका झूठ सबसे चौंकाने वाला होगा, उसे 1000 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। भाग 2, झूठों की बरसात शुरू। घोषणा के कुछ ही दिन बाद दूर दूर से लोग राजधानी पहुंचने लगे। बाजारों में गहमा गहमी थी। लोग एक दूसरे से झूठी कहानियां सुनाते, प्रतियोगिता की तैयारी करते। अंततः दरबार में वह दिन आया जब सब अपने अपने सबसे बड़े झूठ को सुनाने आए। पहला प्रतियोगी, बुजुर्ग किसान। वह बोला, जहांपनाह, एक बार मैं आसमान में उड़ा, चांद पर पहुंचा और वहां मेरी गाय घास चर रही थी। सब दरबारी हंसे। बीरबल मुस्कराए, बोले, ये झूठ तो ज्यादा बड़ा नहीं, बस कल्पना है। दूसरा प्रतियोगी, व्यापारी। मैं इतना अमीर हूं कि मेरे नौकरों के नौकर भी हाथी पर चलते हैं। मेरी पत्नी के आंसू मोती बनते हैं। बीरबल बोले, अगर आपकी पत्नी के आंसू मोती बनते हैं, तो आप शायद उसे कभी हंसाते नहीं, ये तो दुखद सच है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मैं ऐसा संत हूं जो हवा खाकर जिंदा रहता हूं। मैं 200 साल का हूं और हर दिन खुद को नया पैदा करता हूं। बीरबल ने पूछा, अगर आप 200 साल के हैं, तो आपकी मां कितने साल की हैं? साधु हक्का बक्का रह गया। भाग 3, बीरबल की चाल। 3 दिन बीत गए, दर्जनों लोग आए, दर्जनों झूठ सुनाए। लेकिन कोई भी ऐसा झूठ नहीं था जो बीरबल को चौंकाए। अब बारी बीरबल की थी। सबको लगा वो कोई और प्रतियोगी लाएंगे। लेकिन उन्होंने खुद कहा, अब मैं खुद सबसे बड़ा झूठ सुनाऊंगा। अकबर मुस्कराए। चलो देखता हूं बीरबल, तुम सच्चाई के इतने करीब रहते हो, क्या झूठ बोल पाते हो। भाग 4, बीरबल का झूठ। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, एक बार मैं जंगल में गया। वहां एक शेर ने मुझे देखा और डरकर भाग गया। आगे एक नदी थी, उसने रास्ता छोड़ दिया। फिर एक हाथी ने मुझसे रास्ता मांगा और कहा, हे महापुरुष, मुझे आशीर्वाद दो। दरबारियों ने हंसना शुरू किया। बीरबल आगे बोले,
मैं और आगे बढ़ा तो एक पेड़ ने झुककर मुझसे कहा, आपके चरणों में फूल गिराने का सौभाग्य मिलेगा। तब मैंने अपना आसन बिछाया और ध्यान लगाया। तभी आकाश से भगवान प्रकट हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के सामने हम भी हार मानते हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, यह तो जबरदस्त झूठ है, लेकिन यह किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा। बीरबल मुस्कराकर बोले, झूठ वही बड़ा होता है जो सुनने वाले को लगे कि शायद ये सच हो सकता था अगर वक्त और हालात साथ होते। भाग 5। प्रतियोगिता का आखिरी दिन। एक अनजान वृद्ध का आगमन। प्रतियोगिता खत्म होने को थी कि एक वृद्ध, कमजोर सा आदमी दरबार में आया। उसके कपड़े फटे थे, चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। वह बोला, जहांपनाह, मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ सुनाना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। वृद्ध बोला, मैं इस राज्य का सबसे अमीर आदमी हूं। मेरे पास इतना धन है कि इस पूरे राज्य को खरीद सकता हूं। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया क्योंकि मुझे दुनिया में सच्चाई चाहिए थी। दरबारियों ने उसकी हालत देखकर हंसी उड़ाई। बीरबल ने पूछा, अगर तुम इतने अमीर थे तो इस अवस्था में कैसे पहुंचे? वृद्ध बोला, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा झूठ बोला था कि सच्चाई सिर्फ अमीरों के पास होती है। बीरबल चुप हो गए। भाग 6। निर्णायक क्षण। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ वही होता है जो हर दिन बोला जाता है, बार बार, और सब उसे सच मान लेते हैं। यह वृद्ध आदमी सच में झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि हमें हमारा समाज का सबसे बड़ा झूठ दिखा रहा है कि केवल धनवान ही बुद्धिमान और सच्चे होते हैं, जबकि सच फटी धोती में भी छिपा हो सकता है। अकबर ने निर्णय सुनाया। इस प्रतियोगिता का विजेता यह वृद्ध है, क्योंकि इसने झूठ की परिभाषा को ही चुनौती दी। उसे इनाम मिला और उसकी देखभाल का आदेश दिया गया। कहानी की सीख। एक सबसे बड़ा झूठ वही होता है जो लोग सच मान लेते हैं। 2 झूठ मनोरंजन दे सकता है, पर सच्चाई जीवन बदल देती है। 3 बीरबल की चतुराई में केवल तर्क नहीं, संवेदना भी थी। 4 हम अक्सर झूठ को चेहरे और पोशाक से पहचानने की भूल करते हैं, जबकि वह कहीं और छिपा होता है। अंतिम संवाद। अकबर, बीरबल से, तुम्हारी बुद्धि आज फिर से जीत गई। बीरबल, जहांपनाह, बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं सिवाय सच्चाई के, और सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं सिवाय उसकी खोज के। अगर यह कहानी पसंद आई तो अगली कौन सी सुननी है? बीरबल और 3 अपराधी, बीरबल की विदाई के बाद का संकट, या बीरबल और अकबर के स्वप्न युद्ध? मैं तैयार हूं सुनाने को। भूमिका। अकबर के दरबार में जलन की आग। सम्राट अकबर का दरबार ज्ञान, विवेक और बहसों का स्थान था। लेकिन जितना वहां चतुराई थी, उतनी ही ईर्ष्या भी। बीरबल की बढ़ती प्रतिष्ठा से कुछ दरबारियों को असहजता होने लगी थी। वे सोचते थे, राजा हर निर्णय में बीरबल की ही राय क्यों लेते हैं? इनमें 4 प्रमुख दरबारी थे। खानजादा एक घमंडी सैन्य सलाहकार, मुकद्दर मल शाही ज्योतिष, दरबारी लाल विदूषक लेकिन चालबाज, रघुनाथ राय दरबार का पुराना मंत्री, जिसकी अक्ल कुर्सी से जुड़ी थी, समझ से नहीं। चारों ने ठान लिया, बीरबल को दरबार से हटाना होगा। भाग 1 मूर्खता की पहली चाल। चारों दरबारियों ने योजना बनाई कि वे बीरबल को ऐसा काम सौंपेंगे जिसमें वह फेल हो जाए और फिर बादशाह के सामने उसे नीचा दिखाए। वे अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, दरबार में अब कुछ नया होना चाहिए, क्यों न एक बुद्धिमत्ता की परीक्षा हो? अकबर ने उत्सुकता से कहा, किसकी परीक्षा? मुकद्दर मल बोला, हम 4 और बीरबल, हर कोई एक एक दिन दरबार चलाए,
देखें कौन सबसे उचित निर्णय देता है। अकबर मुस्कराए, बोले, बढ़िया विचार है। यह परीक्षा 7 दिन चलेगी। हर दिन एक एक दरबारी फैसले करेगा। सबसे अच्छा निर्णय करने वाले को विशेष पुरस्कार मिलेगा। चारों दरबारी मुस्कराए, लेकिन बीरबल मुस्कराए धीरे और गहराई से। भाग 2 चारों मूर्खों की मूर्खता। दिन 1 खानजादा का न्याय। एक महिला दरबार में आई। वह बोली, मेरे पति युद्ध में शहीद हो गए। मुझे पेंशन चाहिए। खानजादा गरजकर बोला, लेकिन तुम्हारे पति की तलवार नहीं मिली। शायद वह युद्ध से भागा हो। महिला रोने लगी। अकबर ने पूछा, तुम्हारा निर्णय? खानजादा बोला, बिना तलवार के शहीद माना नहीं जा सकता। पेंशन नहीं दी जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। दिन 2 मुकद्दर मल का निर्णय। एक किसान आया। जहांपनाह, मेरे खेत में हर साल सूखा पड़ता है। कोई उपाय बताइए। मुकद्दर मल ने सितारे देखे, नक्शा निकाला और बोला, तुम्हारी जन्म कुंडली में जल दोष है। जब शुक्र शनि से अलग होगा तब वर्षा होगी। किसान हतप्रभ था। पर तब तक मैं क्या खाऊं? उपवास करो और मंदिरों में घी दान करो। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट थी। अब लोग हंसने लगे थे। दिन 3 दरबारी लाल का तमाशा। एक आदमी बोला, मेरे पड़ोसी की भैंस मेरे खेत में घुस गई और फसल नष्ट कर गई। दरबारी लाल बोला, क्या तुमने भैंस से पूछा था वह क्यों आई? लोग हंस पड़े। अगर नहीं पूछा तो कैसे तय होगा कि दोषी कौन है? मैं भैंस को बुलाऊंगा, तभी निर्णय होगा। भैंस दरबार में आई और दरबारी लाल बोला, अब इस भैंस से पूछो उसने क्यों खाया। बीरबल सिर पकड़कर बैठ गए। दिन 4 रघुनाथ राय का उल्टा फैसला। एक आदमी बोला, मैंने अपने बेटे को शिक्षा के लिए पैसे दिए, लेकिन वह जुआ खेलने लगा। रघुनाथ राय बोला, तो तुमने गलती की, ज्यादा पैसे क्यों दिए? बच्चे को पढ़ने भेजना मूर्खता है, नौकरी करवाओ। अकबर अब असहज हो गए। बीरबल शांत बैठे, सब देख रहे थे। भाग 3 बीरबल की बारी। अब 5वां दिन आया और बीरबल सिंहासन पर बैठे। एक गरीब महिला आई। मेरा पति बीमार है। मैंने सोने की अंगूठी गिरवी रखी थी, लेकिन साहूकार अब वापस नहीं दे रहा। बीरबल ने साहूकार को बुलाया। साहूकार बोला, उसने 1 महीने में लौटाने का वादा किया था, लेकिन अब 2 महीने हो गए। बीरबल ने पूछा, क्या गिरवी की रसीद है? महिला बोली, नहीं हुजूर, हम गरीब हैं। मुहजबानी कहाँ गया था? बीरबल बोले, तुम्हारी दुकान कहाँ है? साहूकार ने बताया। बीरबल ने चुपचाप आदेश दिया। दरबार के 2 सैनिक उसी दुकान पर गए और वहां से वही अंगूठी लाए। बीरबल ने कहा, जब तक गिरवी पर प्रमाण न हो, जबरदस्ती वसूली करना गैरकानूनी है। अंगूठी महिला को लौटाई जाए। अकबर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। भाग 4 दरबार में मूर्खों का पर्दाफाश। अगले 2 दिन अन्य प्रश्नों में बीते, लेकिन पहले चारों दरबारियों की मूर्खता अब प्रकट हो चुकी थी। दरबारियों में फुसफुसाहट थी, ये लोग तो सिर्फ ऊल जुलूल बातें कर रहे हैं। अंत में अकबर ने कहा, अब मैं निर्णय सुनाता हूं। इस परीक्षा में सबसे बुद्धिमान कौन और सबसे मूर्ख कौन निकला? चारों दरबारी मुस्कराए, सोच रहे थे कम से कम बीरबल को हटवा तो दिया जाएगा। लेकिन तभी बीरबल ने एक कागज बढ़ाया। भाग 5 बीरबल की अंतिम परीक्षा, मूर्खों की सूची। उस कागज पर शीर्षक था, दरबार के 4 सबसे मूर्ख व्यक्ति। और नाम थे, 1 खानजादा, क्योंकि उसने तलवार न मिलने पर वीरता को नकारा।
2 मुकद्दर मल, क्योंकि उसने ज्योतिष को भोजन पर भारी समझा। 3 दरबारी लाल, जिसने भैंस से न्याय मांगा। 4 रघुनाथ राय, जिसने शिक्षा को मूर्खता कहा। अकबर मुस्कराए। चारों दरबारियों ने विरोध किया। हमारा अपमान हुआ है, हम तो बस परीक्षा में भाग ले रहे थे। बीरबल बोले, झूठे ज्ञान से अच्छा है चुप रहना। अगर जनता आपसे न्याय मांग रही थी और आप मजाक बना रहे थे, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन? अकबर का निर्णय। अकबर ने घोषणा की, बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था को एक आईना दिखाया है। इन चारों को अब दंड स्वरूप जन दरबारों में शिक्षण कार्य करना होगा। अब वे लोग जनता से सीखेंगे कि सच्चा निर्णय क्या होता है। सीख। एक पद का अर्थ समझ से नहीं, कर्तव्य से होता है। 2 मूर्खता तभी खतरनाक होती है जब वह अधिकार से जुड़ जाए। 3 बीरबल का सबसे बड़ा गुण यह था, चुपचाप देखना और सही समय पर बोलना। अंतिम संवाद। अकबर। बीरबल, मूर्खों को केवल दरबार से नहीं हटाना चाहिए, उनके दिमाग से मूर्खता हटानी चाहिए। बीरबल। जहांपनाह, कुछ मूर्ख चुप रहते हैं और कुछ शोर मचाते हैं, लेकिन असली समझ यह है कि कौन सा मूर्ख कब समझदार बन सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए, अगली कहानी कौन सी सुननी है? जैसे बीरबल और 5 अंधे जज, अकबर के सपनों का रहस्य, या बीरबल की अंतिम परीक्षा? मैं तुरंत सुनाऊंगा। जरूर। अब प्रस्तुत है आपकी मांगी हुई पूरी कहानी, बीरबल की हाजिर जवाबी। एक रोचक, हास्यपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी 5000 शब्दों में। भूमिका अकबर और चतुराई की खोज। सम्राट अकबर की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका जिज्ञासु स्वभाव। वे हमेशा नए नए सवाल लेकर अपने दरबार में आते और बीरबल की बुद्धि को परखते। कई बार अकबर बीरबल की परीक्षा लेते, कभी खुद सवाल पूछते तो कभी दरबारियों को भड़काकर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते। लेकिन हर बार बीरबल की हाजिर जवाबी हर किसी को चौंका देती थी। यह कहानी भी ऐसी ही 5 घटनाओं को जोड़ती है जहां बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से कठिन हालात को सहज बना दिया। प्रकरण 1, 3 मूर्खों की सूची। एक दिन कुछ दरबारियों ने बीरबल से ईर्ष्या में आकर सम्राट से कहा, जहांपनाह, बीरबल बहुत घमंडी हो गए हैं। वे कहते हैं कि वह पूरे साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। क्या कोई ऐसा प्रमाण है? अकबर बोले, कल बीरबल से हम पूछेंगे इस साम्राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अगले दिन अकबर ने दरबार में पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस साम्राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कराए और एक सूची निकालकर बोले, हुजूर, मैंने एक नहीं, पूरे 3 मूर्खों की सूची बनाई है। सभी चौंके। बीरबल ने पहला नाम पढ़ा, खानजादा, क्योंकि इन्होंने बिना पढ़े कुरान की नकल की और दूसरों को पाठ पढ़ाते रहे। दूसरा नाम, मुकद्दरमल, क्योंकि वह हर निर्णय सितारों से लेना चाहते हैं, जबकि ज़मीन की सच्चाई कुछ और होती है। तीसरा नाम, जहांपनाह। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने भौहें चढ़ाई। मुझे मूर्ख कहने की जुर्रत? बीरबल झुके और बोले, हुजूर, अगर इतना बुद्धिमान सम्राट किसी और से पूछे कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो क्या यह सवाल ही मूर्खता नहीं? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कराए, बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी ने फिर जीत ली। प्रकरण 2, ऊंट सीधा कैसे चलता है। एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और एक विचित्र आदेश दिया, बीरबल, मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो एकदम सीधा चलता हो, ना दाएं ना बाएं। बीरबल बोले, जहांपनाह, ऊंट की चाल तो टेढ़ी होती है। अकबर बोले,
तो साबित करो कि तुम सही हो, कल तक एक सीधा चलने वाला ऊंट लेकर आओ। बीरबल मुस्कराए। अगले दिन उन्होंने दरबार में एक ऊंट लाकर खड़ा किया, लेकिन उसकी एक टांग में पट्टी बंधी हुई थी। अकबर ने पूछा, यह क्या? बीरबल बोले, हुजूर, इसकी 3 टांगों को जमीन से बांध दो, चौथी से इसे चलाओ, यह अब बिल्कुल सीधा चलेगा। जब आप जबरदस्ती सीधापन चाहते हैं तो स्वाभाविक चाल खत्म हो जाती है। अकबर हंसे और बोले, तुम सच में बुद्धिमत्ता के ऊंट की पीठ पर बैठे हो। प्रकरण 3 नमक की कीमत। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, नमक सबसे कीमती है। अकबर हंसने लगे। बीरबल, सोना, हीरा, मोती ये सब बेकार हैं तुम्हारे हिसाब से? बीरबल कुछ नहीं बोले। अगले दिन बीरबल ने सम्राट को नमक रहित भोजन परोसा। अकबर ने पहला निवाला लेते ही थू थू कर दिया। ये क्या है बीरबल? बिल्कुल बेस्वाद। बीरबल झुके और बोले, जहांपना, सोने, हीरे और मोतियों से तो ये भोजन सजाया गया है, पर नमक नहीं है। अब बताइए क्या खाओगे? अकबर मुस्कराकर बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी फिर जीत गई। प्रकरण 4 अंधे दरबारी की पहचान। एक बार दरबार में एक दरबारी ने बीरबल को चिढ़ाने की कोशिश की। वह अंधा बनकर दरबार में आया और बोला, मैं अंधा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि बीरबल दंभ में जीता है। बीरबल मुस्कराए और बोले, आप अंधे नहीं हैं। वह बोला, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बीरबल बोले, आपने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं दंभ में जीता हूं। अंधा व्यक्ति किसी के चेहरे, चाल, आवाज या स्वभाव को देखकर नहीं कह सकता। इसका अर्थ है, आप देख सकते हैं और आप झूठे अंधे हैं। अकबर हंसे। बोले, बीरबल, इस बार तुमने सचमुच अंधेरे को उजाले में ला दिया। प्रकरण 5 किसकी टोपी सबसे ऊंची। एक बार अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ इस दरबार में किसकी टोपी सबसे ऊंची है? हर कोई सोचने लगा, ये पहेली कैसी है। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, टोपी की ऊंचाई से कुछ नहीं होता। सबसे ऊंची टोपी वह होती है जो सम्मान से मिली हो। कुछ लोग सिर पर ऊंची टोपी पहनकर दूसरों को दबाना चाहते हैं, पर वे सम्मान नहीं पाते। अकबर बोले, तो इस दरबार में सबसे ऊंची टोपी किसकी है? बीरबल झुके और बोले, जहांपना, वो हर किसी की है जो न्याय, समझ और सत्य के साथ खड़ा है। आज की टोपी आपकी है, कल किसी और की होगी। हक से मिली टोपी कभी छोटी नहीं होती। अकबर ने तालियां बजाईं। दरबार में फिर हंसी, ज्ञान और प्रशंसा की लहर फैल गई। निष्कर्ष, बीरबल की हाजिर जवाबी का जादू। बीरबल की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी हाजिर जवाबी, जो किसी को अपमानित नहीं करती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती। वे बोलते नहीं थे, तौलते थे। वे हंसाते नहीं थे, समझाते थे। उनकी बातें चुटकुला नहीं थीं, शिक्षा थी। सीख। एक बुद्धि कभी शोर नहीं करती, वह मुस्कुराकर जवाब देती है। 2 हाजिर जवाबी केवल जुबान की तेजी नहीं होती, वह दिल की समझदारी और अनुभव की